आज का टॉपिक हमारा है पावर फैक्टर। आज के इस टॉपिक के अंदर हम लोग पढ़ेंगे पावर फैक्टर क्या होता है और उसके लो होने की वजह से क्या क्या हानियाँ होती हैं और लो पावर फैक्टर को हम किस तरीके से हाई कर सकते हैं या इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पावर फैक्टर होता क्या है। एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा होगा, P = VI cos फाई। अगर हम इस cos फाई की बात करें, cos फाई, ये cos फाई हमारा पावर फैक्टर यानी शक्ति गुणक, शक्ति गुणक कहलाता है। यानी cos फाई हमारा एक पावर फैक्टर है। यानी अगर हम इस फार्मूले से देखें तो V और I के बीच के कोज्या कोण को किस नाम से जानते हैं हम? पावर फैक्टर के नाम से जानते हैं। इसको समझने के लिए थोड़ा ये समझते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिकल के अंदर लोड की बात करें तो इलेक्ट्रिकल के अंदर 3 लोड होते हैं। एक होता है रजिस्टिव, एक होता है कैपेसिटिव और एक होता है इंडक्टिव। रजिस्टिव मतलब प्रतिरोध जिसके अंदर लगा हुआ हो, कैपेसिटिव मतलब संधारित्र जिसके अंदर हो और इंडक्टिव मतलब जिसके अंदर प्रेरकत्व हो। तो इन तीनों ही लोड को हम एक फिगर के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले हम रजिस्टिव लोड के बारे में समझते हैं। ये एक फिगर है हमारा रजिस्टिव लोड का। अगर हम इसका V और I के बीच में कर्व खींचे तो वो कुछ इस तरीके से खींचेगा। यानी ये I हो गया और ये V हो गया। यानी इस कर्व में अगर हम देखें, यदि साइनोसाइडल कर्व होता है एसी सर्किट्स के अंदर, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि V और I दोनों ही सेम फेज में है। यानी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर V एंड I बोथ आर इन सेम फेज। तो अगर हम यहाँ पे एंगल की बात करें, अगर सेम फेज में है तो एंगल फाई हो जाएगा 0 डिग्री। यानी अगर हम यहाँ पे P = VI cos फाई, तो अगर हम यहाँ पे देखें VI cos 0 डिग्री और VI × 1। यानी अगर हम बात करें रजिस्टिव सर्किट के अंदर, तो रजिस्टिव सर्किट के अंदर cos फाई की वैल्यू यूनिटी होती है, इकाई होती है। अब हम एक दूसरा फिगर देखते हैं। ये एक फिगर है जिसके अंदर I करंट फ्लो हो रहा है, ये एक इंडक्टर लगा हुआ है। यानी बेसिकली ये एक इंडक्टिव सर्किट्स है और इस सर्किट्स के अंदर अगर हम कर्व खींचेंगे V और I के बीच में, तो ये हमारा V का कर्व है। उसके बाद जो I है हमारा, I हम देखते हैं कि ये V के कुछ डिस्टेंस के बाद स्टार्ट होता है। यानी यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो I है पश्चगामी है।
पश्चगामी है V से, यानी जो I है वो V से पश्चगामी है। तो अगर हम एक इंडक्टिव सर्किट की बात करें तो इंडक्टिव सर्किट के अंदर I V से पश्चगामी होता है, और अगर हम प्योर इंडक्टिव सर्किट की बात करें तो V और I के बीच में अगर एंगल्स की बात करें तो वो होता है हमारा 90 डिग्री। यानी अगर हम यहाँ फिर से वही बात करें P = VI cos phi, तो VI यहाँ पे cos 0 की जगह 90 डिग्री हो जाएगा, और VI मल्टीप्लाई cos 90 की वैल्यू 0, यानी P = आ जाता है 0। लेकिन अगर हम बात करें किसी इंडक्टिव सर्किट की तो ये P = 0 होता है फुली प्योर इंडक्टिव सर्किट में। नॉर्मली सर्किट जो हमारे होते हैं वो इंडक्टिव सर्किट्स प्योरली इंडक्टिव नहीं होते हैं, इसलिए ये डिग्री 90 ना होके कुछ कम होगा। तो अगर हम प्योर इंडक्टिव सर्किट की बात करें तो वहाँ पे जो पावर लॉस है वो हमारा 0 होता है। उससे नेक्स्ट सर्किट हम देखते हैं जहाँ पे V कनेक्ट है, यहाँ पे एक AC सप्लाई है और ये I करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे एक कैपेसिटिव लोड कनेक्ट है। तो इस कैपेसिटिव लोड के अंदर अगर हम देखें तो इस कैपेसिटिव लोड में ये हमारा V कर्व है ब्लैक में, और यहाँ पर एक ये I के लिए कर्व खींचा हुआ है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो V है हमारा वो 5 डिग्री इस I से लैग कर रहा है। यानी अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो I है वो अग्रगामी है V से, यानी V से I अग्रगामी होता है कैपेसिटिव सर्किट्स के अंदर। इसी तरीके से अगर फिर से हम बात करें, अगर कोई भी हमारा कैपेसिटिव सर्किट फुली कैपेसिटिव है तो उसके अंदर भी पावर फैक्टर जो होता है हमारा, यानी cos phi की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री होगी cos phi, और cos phi 90 होने की वजह से जो उसके अंदर पावर लॉस है वो बिल्कुल शून्य हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली हमारा सर्किट कभी भी फुली कैपेसिटिव यानी प्योर कैपेसिटिव नहीं हो सकता, जिसकी वजह से वहाँ पे पावर लॉस कुछ ना कुछ होता है। तो ये अगर हम तीनों ही फिगर्स को देखें कंबाइंड करके तो ये रेजिस्टिव लोड इंडक्टिव लोड के साथ और ये कैपेसिटिव लोड के साथ, और इनके ये कर्व्स हैं। तो अब हम आगे इसमें देखेंगे कि पावर फैक्टर के लो होने से क्या क्या हानियां होती हैं। फिर से हम उसी फार्मूले के ऊपर आते हैं, P = VI cos phi। अगर हम यहाँ देखें cos phi इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे I के, यानी अगर हम यहाँ पे देखें इस फार्मूले के हिसाब से, या हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है cos phi के। यानी अगर हम cos phi की वैल्यू को रिड्यूस करते हैं, यानी cos phi की वैल्यू अगर रिड्यूस होती है तो करंट की वैल्यू हमारी इंक्रीज हो जाती है। अगर करंट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो इससे जो लॉसेस होते हैं, हमें लॉस जो है या हानियाँ जो है वो होती है, सबसे पहली है कि I² लॉसेस बढ़ जाएंगे। उसके अलावा अगर cos phi की वैल्यू रिड्यूस हुई, I की वैल्यू बढ़ गई, तो I की वैल्यू बढ़ने की वजह से कंडक्टर का साइज हमारा बढ़ जाता है।
कंडक्टर का साइज बढ़ जाएगा। अगर कंडक्टर का साइज बढ़ गया तो कंडक्टर के साइज के बढ़ने से कॉस्ट भी बढ़ जाती है। अगर हमारा आई स्क्वायर आर लॉस बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं जो इफ़िशियंसी है वो उस मशीन की घट जाएगी। तो इस तरीके से अगर पावर फैक्टर लो होता है तो उस पावर फैक्टर के लो होने की वजह से आई स्क्वायर आर लॉसेज बढ़ जाती है। आई स्क्वायर आर लॉसेज को बढ़ने से इफ़िशियंसी उसकी लो हो जाएगी। इफ़िशियंसी उसके अलावा आई के बढ़ने से हमारा कंडक्टर का साइज बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ती है और कहीं ना कहीं उस मशीन का साइज भी बढ़ जाता है। तो अब हम ये देखते हैं कि इसको किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, पावर फैक्टर को रिड्यूस किस तरीके से कर सकते हैं, पावर फैक्टर को इम्प्रूव किस तरीके से कर सकते हैं। इम्प्रूव करने के हमारे कौन कौन से तरीके हैं। तो इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहला हमारा है उच्च उस शक्ति गुणक के मोटरों का प्रयोग, क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक चीज़ देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो पावर फैक्टर लो होता है वो इंडस्ट्री के अंदर होता है और उस इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा जो चीज़ें यूज होती हैं वो मोटर्स होती हैं। तो अगर हम वहाँ पर हाई पावर फैक्टर की मोटर्स का यूज करेंगे तो वहाँ पे पावर फैक्टर को लो होने से बचाया जा सकता है। उसके अलावा कैपेसिटर बैंक का प्रयोग करके यानी अगर शक्ति गुणक को शक्ति गुणक को सुधारने के क्या क्या उपाय हैं, उस शक्ति गुणक की मोटरों का प्रयोग करके, यानी बेसिकली उस शक्ति गुणक की मोटरों के लिए अगर हम बात करें तो सिंक्रोनस मोटर्स होती हैं। कैपेसिटर बैंक का प्रयोग करके, फेज एडवांसर का प्रयोग करके और इलेक्ट्रॉनिक मेथड के थ्रू भी आजकल शक्ति गुणक को सुधारने के लिए यूज किया जा रहा है।